हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई क्लास नंबर जो हमारे पास होने वाली है। क्लास नंबर होने वाली है आज हमारे पास 30। क्लास नंबर 30 हम लोग देखेंगे और परसेंटेज का जो हमारे पास क्लास है, परसेंटेज की आज ये हमारे पास 12वें नंबर की क्लास है। पीछे हम लोग परसेंटेज की 11 क्लासेस देख चुके हैं, कर चुके हैं उन्हें। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे और वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो इसके पहले हो चुकी हैं। आप उन सभी क्लासेस को वहां से देख लेना, ठीक है भाई। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना भाई। टेलीग्राम पे आपको इन सभी क्लासेस का जो है पीडीएफ दे दिया जाता है और एक सीट भी दे दी जाती है हर एक चैप्टर के बाद, जिससे कि आप अपना नोट्स भी बना सकें। आपका क्वेश्चन लिखने में उतना टाइम ना जाए, सिर्फ आप सॉल्यूशन का जो है आप नोट्स बना सकें और कॉन्सेप्ट का नोट्स आप आराम से बना सकें, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज के क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाले हैं इन्हें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए भाई, चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रमन अपनी आय का, है ना। टाइप नंबर देख लो भाई, टाइप नंबर हमारे पास 15 है, टाइप नंबर 15 है। इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो देखियो ये किस टाइप के क्वेश्चन है भाई। ये जो है हमारे पास, इनमें देखो आय क्या होती है इनकी, जो आपको रेशियो में भी एक बार बताया गया था। आय बराबर हमारे पास क्या होता है, व्यय और प्लस में बचत, ये होता है हमारे पास, है ना। आय बराबर क्या होती है, व्यय प्लस का बचत, ठीक है भाई। चलो आय होती है हमारे पास व्यय प्लस बचत, यानी कि इनकम। और हमारे पास क्या होता है, इनकम हमारे पास किसके बराबर होती है, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है ना। इनकम जो हमारी होती है वो किसके बराबर होती है, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है प्लस जो हमारे पास सेविंग होती है। बात आप समझ गए। चलिए, तो अब क्या बोला है कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। देखो आय हमसे कुछ नहीं बोला है, तो हम एक काम करते हैं, आय को हम 100 मान लेते हैं। आय को हमने माना 100, तो 100 का 50% वो खर्च करता है, यानी कि 50 खर्चा कर देता है। तो उसके पास बचिए कितने, उसके पास बचत हुई 50 की। ध्यान दे समझना, है ना। आय का 50% खर्च करता है। यदि उसके पास आय हमें नहीं दिया है तो हमने 100 मान लिया, परसेंटेज है 100 मान लिया, तो इसका 50% वो खर्च करता है, यानी वे उसका 50% है। तो बचा कितना, उसके पास 50% बचा, ठीक है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, आय में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो ये 110 हो जाएगी, पता है आपको। और व्यय में भी 10% की वृद्धि की जाए। अब देखो इसमें अगर 10% की वृद्धि की जाएगी तो इसका 10% होता है 5, है ना। 50 का 10% क्या होता है, 5 होता है भाई। आप 50 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 10/100 होगा। ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, आपके पास 5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो नई व्यय होगी यानी नया जो खर्च होगा वो 55 होगा। तो नई बचत क्या हो जाएगी भाई, देखो 110 में से उसने 55 खर्च कर दिए हैं, तो बचत उसके पास क्या होगी, 55 होगी। बचत क्या होगी, 55 होगी। बात आप समझ गए, इतनी सी, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई मेरे, बोलो। ठीक है भाई, चलो पहले बचत हम आय हमारे पास 100 थी, 50% खर्चा था तो 50 बच रहा था। फिर आय को हमने 10% बढ़ाया, है ना, यानी कि हमने इसको प्लस का 10 किया, तो 10 में कितना 110 हो गया। और व्यय को हमने क्या किया, जो यानी उसका खर्च था उसको 5% हमने बढ़ाया, यानी 5% होता है 5, 50 का 5, 50 का कितना था, 10% बढ़ाना था ना, तो 5 हुआ तो 55 हो गया। और ये हमारे पास भाई जब क्या हुआ, 100 में से 55 आपने खर्च कर दिए तो बचत भी आपके पास 55 की हुई। तो क्या बोला है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अब देखो पहले बचत इसके पास 50 थी, अब इसके पास बचत 55 है। कितने की वृद्धि हुई है, +5 की वृद्धि हुई है। कितने की, 5 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, इस 50 वाले पे, है ना। 50 पे वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है 100% क्या। तो आपको पता है भाई, आप इसको क्या कर लोगे, एक जीरो से ये जीरो अगर आपने काटा तो आपको पता है कितने की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। बात आप समझ गए,
है ना, क्योंकि जब इसमें भी हमने 10 की वृद्धि की है तो 55 हुआ है, तो ये भी 55 यानी कि 10 की वृद्धि हुई है। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आसान था क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। वो भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, इसे भी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। इसमें भी वही वाला है कि भाई आय क्या होती है, आय बराबर हमारे पास होता है व्यय प्लस में बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस का बचत। चलिए, तो आय बराबर व्यय प्लस का बचत होता है यदि व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्चा करता है। अगर हमने मान लिया कि उसकी आय 100 है, तो कितना खर्च कर रहा है, 65% खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है, 35। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 20 की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाता है भाई, वो 120 हो जाता है। ठीक है, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। अब देखो, आपको 65 का 10% निकालना है, 65 का 10% निकालना है, यानी कि 6.5, है ना। तो आप इसमें अगर 6.5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 71.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 71.5, है ना। 6 5 11 होता है और 6 1 7 यानी 71.5 हो गया। तो अब आपके पास बचा कितना, आप ये बता दो जरा, है ना। आपने क्या किया, 120 में से अगर आपने 71.5 इतने आपने अगर खर्च कर दिए हैं, तो आपके पास बचा कितना, आप ये बता दो। तो भाई देखो, 20 इधर बच रहा है हमारे पास, और अगर इधर हम माने तो कितना बचेगा भाई, 48.5 बचेगा क्या, 48.5 बच रहा है क्या, जरा एक बार देख लो, है ना। क्योंकि अगर हम 120 में से 71.5 घटाएंगे, है ना, हम एक ज्यादा, हम यानी कि इसको पूरा मान के घटा देते हैं, तो 0.5 इधर आएगा, 9 में से 1 जाएगा आपके पास 8 आएगा, इधर 11 में से अगर 7 जा रहा है तो 4 आएगा, हाँ ठीक है, 48.5 आता। ठीक है भाई, तो अब क्या बताना था, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर हमें वही बताना है कि भाई प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है ना, वृद्धि का प्रतिशत बताना है बचत में। पहले 35 था, अब कितना हो गया, 48.5 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया है, यानी कि हमारे पास ये क्या 8.5 बढ़ गया क्या, नहीं, है ना 13, यानी कि कितना बढ़ गया, 13.5 बढ़ गया है ना, 5 और 8 13, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, 13.5 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, इस 35 पर वृद्धि हुई है, तो 100% क्या। ठीक है भाई, बताओ, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से हटाते हैं तो यहाँ पे भाई 3 0 हो जाएगा क्या, ठीक है, 1 0 कम हो जाएगा, है ना, 3 0 नहीं होगा, 1 0 कम हो जाएगा, ये 100 है। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, जिससे एक ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, जरा इसको बताओ भाई, हम क्या करते हैं, अगर हम इसको लिख दें 135 10 का मल्टीप्लाई करके नीचे 35, ठीक है, तो अब ये 35 से कितनी बार कैंसिल होगा, जरा एक बार देख लो। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएं, 3 बार अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 5 3 15, एक हासिल लगेगा, 105 होगा क्या। अगर हम 3 बार भाग देते हैं तो 105 आएगा क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा कितना यहाँ पे 20। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 20 अगर बचता है यानी 200 होता है, ऐसा क्या। अगर हम लोग 35 का 3 गुना करें तो 90 और 5 दिए 15, 90 और 15 हमारे पास 105 ही होता है। ठीक है, 105 35 है, 135 है, 135 में से आपका 105 चला गया, तो आपके पास बचा कितना, कि भाई आपके पास बचा आपके पास 30, है ना, यानी कि 300 बच रहा है। कितना बच रहा है आपके पास, 300। ठीक है, आपके पास बच रहा है 300, ये तो हमने भाग दिया, हमारे पास बचा 300। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, हम क्या इसका 8 बार भाग दे सकते हैं, 8 3 24 और 8 5 40, है ना, 8 3 24 240 ये हुआ, और 8 5 40 40 ये हुआ, यानी कि 260। 8 बार अभी और भाग जाएगा, 38। तो 38 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो 38.5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 38.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा आंसर क्या आ गया, 38.5, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, 38.5% की वृद्धि हुई है बचत में। ठीक है, आप समझ गए, 100 में से 65 खर्च किया, 35 बचा,
फिर 20% की वृद्धि हुई, 120 हुआ, है ना। और क्या हुआ, खर्च में भी, यानी कि जो व्यय है उसमें भी 10% की वृद्धि हुई, यानी 71.5 हो गया। तो बचत कितनी हो गई, 48.5 हो गई। भाई जब आय है, खर्च इतना है, तो बचत इतनी होगी। तो बचत 35 से 48.5 हुई है, यानी 13.5 की वृद्धि हुई है, किस पर, 35 पर। तो 100% क्या, 38.5%। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आसान है, आगे चलते हैं। इसमें ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, यानी ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, यानी अगर उसकी आय 100% है, यानी 100 है, तो वो 65 खर्च करता है, तो उसके पास बचता कितना है, 35 बचता है। उसकी आय 20 है ना, 20.1% की वृद्धि होती है। अब आय में 20.1% की वृद्धि होती है, तो 120 पॉइंट का 1 हो जाएगा। ठीक है, और व्यय में 20% की, है ना, और जो व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 65 का 20% आप निकालेंगे, है ना। यानी कि आप क्या निकालेंगे, इसका आप इसका 1/5, 5 का इसमें आप भाग दे दो, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 5 ये 15, यानी 13 होता है ना। तो इसमें आप 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8, यानी ये 78 हो गया। कितना हो गया भाई, 78। अगर आपने क्या किया है, 120.1 में अगर आपने 78 क्या किया है, आपने खर्च कर दिए, तो बचे आपके पास कितने, 10 में से 8 गया 2, है ना, इधर 11, 11 में से 7 गया 4, यानी कि आपके पास कितना, 42.1 आप बचत करते हो। ठीक है भाई, आपने क्या करी, बचत करी। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, आपको ये बताना है। तो एक चीज बताओ जरा, वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी, मतलब बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। पहले उसके पास था 35, अब उसके पास है 42.1%, यानी कितने की वृद्धि हुई है भाई, अगर देखें तो यहाँ पे 5 और 2 7, 7.1 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, 35 पर। तो 100 आप करोगे, है ना। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से भाग दे दो, तो 5 से ये 7 बार, 5 से ये 20 बार। ठीक है भाई, चलो उसके बाद क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको, हाँ, इसका एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका 2 गुना, 2 एकम 2, यानी 142/7। तो अब इसका भाग दो, 7 दूनी 14, यानी कि 2, 7 दूनी 14, बचा आपके पास 2। तो फिर भाग जाना नहीं है, जीरो लगाओगे, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो फिर 7 7 कितना आएगा यहाँ पे, 20। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, 142 हुआ है। 35 से आपने डिवाइड किया है इसको, है ना, 5 से आपने डिवाइड किया है, 7 पन्ना 35, 7 आया, 5 दूनी 10, 20 आया, एक जीरो हमने हटा दिया वहां पे। ठीक है, तो 20 पॉइंट कुछ आएगा, 20.3 आ रहा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है हमारे पास 20 का, है ना। 7 दूनी 14, ठीक है, क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि 20 है, 20.3, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक ही ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है, 93। ठीक है, बताओ, बोलो भाई, है ना। चलो बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। एक बार चलो हम इसको फिर से करते हैं, एक बार इसको फिर से कर देते हैं, एक बार देखते हैं जरा। हमारे पास कितने की वृद्धि हुई है, 7.1 की वृद्धि हुई है, 35 पर, इंटू यहाँ पे 100। अगर हम इसका एक जीरो हटाएं, एक हटा दें यहाँ से, अब हम इसका मल्टीप्लाई करा दें, तो 710 अपन में हो जाएगा आपके पास 35, है ना। अब अगर 35 का भाग देते हो, तो 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 हो जाएगा। और अगर आप एक जीरो और लगा दो, यानी कि अगर 35 दूनी 70, तो अगर आप 20 का गुणा 35 में करते हो तो 700 होता है, यानी वही 20 पॉइंट वाला ही आपके पास ऑप्शन आना है, 20 पॉइंट समथिंग। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, जो कि सही होगा, 20.3। ठीक है भाई, ऑप्शन आपके पास एक ही है जो 20 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा, और देखो एक चीज क्या है, इंक्रीज भी होगा, क्योंकि 35 से 42.1 हुआ है, यानी कि इसमें क्या हुई है, वृद्धि भी हुई है। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन ही हमारा ए नंबर सही होगा। ठीक है, इंक्रीज हुआ है 20.3%। ठीक है भाई, चलिए
ठीक है, आसान था ये भी। 93 नंबर, 94 नंबर पे चलते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है, ठीक है, तथा उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। अब एक चीज देखो जरा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/8, क्योंकि ये 12.5% का 3 गुना है। और 16 सही 2/3% जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि देखो, अगर हम आय को 100 मानेंगे, अगर हमने आय को 100 माना, तो आय में देखो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 1/6। तो हम 100 का 1/6 नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम आय क्या मानेंगे? इसलिए हम आय मान लेते हैं यहाँ पे जो 6 से डिवाइड हो सके। तो हमने सीधे से मान लिया कि भाई हमने 600 मान लिया। आय हमने क्या मान लिया? 600। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने 600 क्यों माना है ना? कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी अगर वो 100 में से 80 खर्च कर 600 में से 80 खर्च कर देता है, तो उसके पास भाई कितना बचेगा? ठीक है, उसके पास बचेगा आपके पास 520। ठीक है भाई, ठीक है, 600 हमने माना, 80 खर्च किया। ठीक है, चलिए, या तो हम इसका एक सेकेंड, इसका हमें 80% निकालना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अगर हम 600 का 80% निकाल लेते हैं, तो एक ये तो 8 संग 48, यानी कि 480 होगा ये, है ना? क्योंकि वो 100 पे होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि परसेंट हमारा 100 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 600 है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा? इनका व्यय जो आएगा वो 480 आएगा। तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत आपके पास 20, यानी 120 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए? ये पहले। फिर क्या, उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई है, यानी उसके खर्च में 3/8 की वृद्धि हुई है। उसका खर्च क्या है? 480 है। 480 में वृद्धि कितने की हुई है? 3/8 की वृद्धि हुई है। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करें, तो 8 संग 48, है ना? यानी कि 36 का 18, 180 रुपए की वृद्धि हुई है। किसमें? उसके व्यय में। व्यय हमारा ये है, इसमें 180 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी कितना हो गया है? 0, 8 8 16 का 6, यानी 660 हो गई है। अब उसका व्यय कितना हो गया है? अब उसका व्यय हो गया 660। बात आप समझ गए? और उसके बाद क्या हुआ है? उसके खर्च में इतना हो गया है, वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16 सही 2/3 की वृद्धि होती है। उसके आय कितनी है? देखो, आय है हमारे पास 600 हमने मानी है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 1/6 की वृद्धि होती है, यानी एक्चुअली में कितने की? 100 बढ़ाएंगे हम इसमें। कितने की? 16 सही 16 सही 2/3 का मतलब कितना होगा यहाँ पे कि 100 की वृद्धि हुई है, तो यानी ये कितना हो गया है? 700 हो गया है। बात आप समझ गए? इसलिए हमने उसको 600 माना था, क्योंकि उसका हमें 1/6 निकालने में आराम रहेगा। अगर हम 100 का 1/6 निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, जिससे हमें क्या हो सकती है? दिक्कत होगी। इसलिए हमने 600 मान लिया, है ना? ये आपको रेशियो में भी बताया गया था कि आप हमेशा वही संख्या माने जो डिवाइड हो सके, नीचे जो हमारा बटे में उससे वो डिवाइड हो सके। तो अब देखो जरा, 700 में से अगर आप 660 रुपए आप खर्च कर दे रहे हो, तो बचा कितने रहे हो आप? 40 बचा रहे। तो इन्होंने क्या बोला? उस व्यक्ति की वर्तमान 3% बचत है। ये क्या है भाई? वर्तमान 3% बचत है ना? क्वेश्चन भाई, वर्तमान 3% बचत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगर उसकी वर्तमान 3, है ना, वर्तमान प्रतिशत बचत, है ना, यहाँ पे ये 3 नहीं है, इसको हटा देना, ठीक है? यहाँ पे ये 3 का कोई रोल नहीं है, वो गलती से कहीं से आ गया है। ठीक है भाई, इसको आप हटा देना। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये पूछा हुआ है आपसे, इन्होंने ये पूछा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत क्या है ना? देखो, पहले क्या हुआ, हमने 600 माना, 600 का 80% खर्च कर दे रहा था, 480 उसने खर्च कर दिए, बचा 120। फिर हमने क्या किया, 600 में 1/6 यानी 16 से 2/3 की वृद्धि की तो 700 हो गया। और 480 में 37 से 1/2 की वृद्धि की तो 660 हो गया। यानी इनकम 700 है, खर्चा वो 660 कर दे रहा है, तो 40 उसकी बचत हुई। तो उन्होंने यही बोला है, उस वृद्धि होती है उस व्यक्ति की वर्तमान। अब जो वृद्धि के बाद है, वर्तमान प्रतिशत बचत बताइए। तो देखो, 40 की वो बचत कर रहा है, अब हमें इसको प्रतिशत में बनाना है ना?
40 की वो बचत कर रहा है, किस पे बचत हो रही है, इस 700 पे बचत हो रही है। 700 पे वो 40 रुपए बचा रहा है, तो आपका 100% क्या, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 7 से अगर आप करते हो तो 7 पंद्रह 35, बचा आपके पास 5, यानी 5 सही 5/7% आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/7%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? यहाँ पे हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी नहीं बतानी थी, बस हमें इसको परसेंट में बदलना था कि 40 कितना परसेंट है, तो 40 किसका कितना परसेंट है, उसकी आय का, 700 का, है ना। तो 40 बटे में 700 इंटू में 100, 40 700 का कितना था, 40 700 का 5 सही 5, 5 सही 5/7%, जो कि उसकी बचत का प्रतिशत। बात आप समझ गए इतनी सी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होती है, यदि बचत में 22% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलो इसको देखो जरा, हम वही बेसिक तरीका ही लगाएंगे यहाँ पे कि भाई आय बराबर क्या होता है, आपको पता है आय बराबर होता है हमारे पास व्यय और प्लस का बचत, यानी कि एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग। ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3 क्या करता है, बचत करता है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है। चलो हमने क्या मान लिया इसको, हमने इसको 100 मान लिया। अब इसका हम क्या निकालें, 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। अगर हम 100 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, बताओ जरा। 100 का 1/3 निकालोगे तो 33 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा क्या, 33.3 आएगा लगभग, है ना। समथिंग में कितना आएगा, 33.3 लगभग आएगा हमारे पास। ठीक है, बताओ, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप मान लो कि ये 300 है, आप आय को मान लो कि 300 है, तो अब 300 का आप 1/3 आराम से निकाल लोगे। अब आप 3 का भाग दोगे तो 100 आ जाएगा, है ना। ये क्या आई उसकी बचत, है ना। 33 से 1/3% बचत करता है, यानी 1/3 जो है उसकी बचत है। आप ये बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हमने आय को 300 माना। तो हमारे पास बचत कितनी आ गई, 100 आ गई। तो व्यय उसका कितना हुआ, व्यय उसका हुआ 200। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हुआ क्या है कि यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत जो है, बचत कितनी है, 200 है, अगर इसमें हम 22% की वृद्धि कर दें, 22% का मतलब कितना हो जाएगा, 44, यानी अगर हम इसमें 44 की वृद्धि कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा प्लस। ठीक है। और खर्च में, सॉरी उल्टा हो गया क्या, अच्छा उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे बचत ये है हमारे पास, इसमें हमें करना था, है ना। 22% की वृद्धि करनी है भाई, तो 22% का मतलब 22 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 122। ठीक है। चलो, और खर्च में 10% की वृद्धि हुई, यानी जो एक्सपेंडिचर है इसका खर्च है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब कितना होता है, 20 होता है, तो ये 220 हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 200 का जब आप 10% निकालेंगे तो 200 का 10% क्या हो जाएगा, आपके पास 20 ही आएगा। ठीक है भाई। चलो तो ये हो जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अब देखो जरा इनको जोड़ दो, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 3, 342 हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई, आय उनकी 300 थी, अब 342 हो गई है, यानी 42 की वृद्धि हुई है किस पर, 300 पर। तो 100% क्या, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से भाग दोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 4, यानी कि 14% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है आय पर। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आय माननी है, व्यय करना है, जो भी दिया है वो हमें कर देना है, हो गया, है ना। बोला था हमसे कि जो बचत है वो कितनी है, 33 से 1/3% है, तो यानी कि हमें उसका 1/3 निकालना पड़ेगा आय का, इसलिए हमने उसको 300 माना ताकि हम उसका 1/3 निकाल सके। तो उसका 100 बचत हो गया, व्यय उसका कितना हो गया भाई, जब 300 में 100 रुपए बचा रहा है यानी 200 रुपए वो खर्च कर रहा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, बचत में कितने की वृद्धि की थी इन्होंने, बचत में 22% की वृद्धि की, यानी 100 में 22% यानी 22 की वृद्धि, 122 हुआ। और इसमें इन्होंने 10% की वृद्धि की, 200 का 10% 20 होता है, यानी 220 हो गई। तो अब देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो आपका क्या आ जाता है, आपका आय आ जाती है।
तो हमने आय निकाल लिया, 342 आ गई, जो कि पहले 300 थी, अब 342 है। 42 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, इस 300 पर हुई है, तो 42/300 इंटू 100, यानी कि 14% आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर, 96 नंबर यानी कि अब हमारा टाइप चेंज हो चुका है, टाइप नंबर 16। आ जाओ, टाइप नंबर 16 है। अब ये इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तो इधर देखिएगा, है ना। चलो, पी की आय क्यू की आय का 250% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज ढूंढना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम देखें तो पी की आय क्यू का कितना है, 250% है, ठीक है। लेकिन पी का व्यय क्यू के व्यय का 180 है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यदि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो पी की आय होगी ना, वो क्यू के व्यय का 400% होगी। अब देखो जरा इसे हम करेंगे कैसे, एक तो हमारे पास पी है, एक हमारे पास क्यू है। अब इनके पास आय भी होगी, इनके पास व्यय भी होगा, और इनके पास बचत भी होगी। बात आप समझ गए, आय भी होगा, व्यय भी होगा, और इनके पास बचत भी होगी। तो चलो इसे हम समझते हैं, आ जाओ। तो अब देखो हमारे पास इन्होंने क्या बोला, जो पी की आय है वो क्या है, क्यू के व्यय का 400% है, यानी इस क्यू के व्यय पे डिपेंड है। तो हमने क्या कर दिया, इस क्यू का व्यय हमने मान लिया कि व्यय कितना है, 100 है, हमने मान लिया। पहले हमने इस लाइन को सॉल्व किया कि पी की आय क्यू के व्यय का 400% है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ठीक है, 100 का 400% कितना होगा, 400 ही होगा। ठीक है, चलो आगे अब पढ़ते हैं। अब इस लाइन को जरा पढ़ो, पी का व्यय क्यू के व्यय का 180 है, जो पी का व्यय होगा वो क्यू के व्यय का 180 होगा, यानी ये कितना होगा, 180 होगा। बात आप समझ गए, ठीक है। फिर क्या है, पी की आय क्यू की आय का 250% है। अब बात को समझो, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कि जो पी की आय है ना, ये जो है, ये जो पी की आय है ये क्यू का 250% है, यानी क्यू का 250% है। अगर हम क्यू का 250% निकालें, यानी 250% का मतलब 250/100, 50 से अगर हम कैंसिल कर दें तो कितना आएगा, ये 5 बार कैंसिल होगा, ये 2 बार, यानी 5/2। यानी अगर हम देखें तो P और Q का अनुपात कितना आ रहा है, 5:2। बात बताओ जरा, अगर Q 2 है तो P 5 होना चाहिए, है ना। जबकि यहाँ पे P की वैल्यू दिया है आपको 400 है, रेशियो के हिसाब से ये 5 है, आपको Q की वैल्यू निकालनी है जो कि 2 है, तो हमने 2 से किया, 5 से इसको करोगे 8×5 = 40, यानी 8×2 = 16। Q कितना है, 160 है। बात आप समझ गए क्या, चलो ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए। यानी क्या था, जो P था वो Q का 250% है। अब अगर आप 116 का 160 का अगर आप 250% निकालने जाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा। अब देखो 16×5 = 0, 16×2 = 32, और 8 कितना हो जाएगा, 32 और 8 हो जाएगा 40, यानी कि 400 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था, क्यों नहीं पता था, तो हमने एक काम किया कि 250% का मतलब होता है 2/5, है 5/2 होता है। तो यानी P कितना होगा, 5 होगा, Q हमारा 2 होगा। जबकि यहाँ पे P हमारा 400 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो आपको कर देते हैं, यहाँ पे हमने किया 400 इस 5 की वैल्यू है, हमें 2 की वैल्यू चाहिए, हमने इसको कैंसिल किया 800, यानी हमें 2 की वैल्यू क्या मिल गई, 160, है ना। इसकी वैल्यू 160 हो गई। बात आप समझ गए। अब देखो जरा एक बात समझो, यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे पास था कि P की जो आय डिपेंड थी वो किस पे डिपेंड थी, इस पे डिपेंड थी, तो हमने इसको माना। और इसकी जो व्यय थी ये भी इसी पे डिपेंड थी, और ये जो था ये इस पे डिपेंड था। कुछ ऐसा प्रोसेस हमारे पास था कि नहीं था, यानी सब किस पे डिपेंड थे, Q के व्यय पे डिपेंड था। Q के व्यय पे बात किया था, इसलिए हमने Q के व्यय को हमने 100 माना। फिर बोला कि P की जो आय है वो Q के व्यय का 400%, यानी इसका 400% है, तो ये 400 हो गया। फिर बोला कि P का व्यय जो है वो Q के व्यय का 180% है, यानी 180 हो गया। फिर इन्होंने ये बोला कि जो P की आय है वो Q की आय का 250%, है ना। यानी कोई एक ऐसा नंबर है जिसका 250% 400 होगा,
तो हम तो ऐसे बता नहीं सकते, तो हमने क्या किया 250% को फ्रैक्शन में बदल लिया, यानी 5/2 आया। यानी कि अगर p की वैल्यू 5 है तो q की वैल्यू 2 होगी, जबकि p की वैल्यू एक्चुअली में 400 थी जो कि रेशियो में 5 है। हमें q बताना था, इंटू हमने 2 से कर दिया, हमें मिल गया 160। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, तो p की बचत और q की बचत का संबंधित अनुपात। अब देखो p की बचत कितनी आएगी, देखो 400 में से अगर 180 आप खर्चा कर दे रहे हो तो आपके पास कितना बचेगा, 0। 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 220। अब यहाँ पे कितना बचेगा, आपके पास 60 बचेगा। तो आपको बचत का अनुपात बताना था, यानी ये 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा, आपके पास आएगा 22/6। 2 से फिर कैंसिल कर दो तो 11/, आएगा आपके पास 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बोलो, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान था। ठीक है भाई, हमें जो दिया था बस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से था, क्वेश्चन को समझना था कौन किसके ऊपर हमारा ये डिपेंड है बस, और हमें कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं। 97 नंबर, पी की आय क्यू की आय का 150% है। ठीक है, पी की आय क्यू की आय का 150% है, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60 है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितना % बचाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पी है, क्यू है, यहाँ पे वही चीजें हैं कि आय होगी इनकी, आय के साथ साथ इनकी यहाँ पे बचत होगी। आय के बाद हम लोग व्यय लिख लेते हैं ना, आय के बाद इनका व्यय होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी लिखना चाहो, ये बचत होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा, पी की आय क्यू की आय का 150% है, पी की आय जो है वो क्यू की आय का 150 है, यानी अगर क्यू 100 है तो ये 150 है। सिंपल सा था ये, कोई दिक्कत नहीं। फिर पी का व्यय क्यू के व्यय का 60 है ना, क्यू अपनी आय का 20% बचाता है ना। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस लाइन को पढ़ेंगे, इस लाइन को, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे, आगे देखेंगे। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, यानी क्यू जो है अपनी आय का बचत कितना कर रहा है, 20%, यानी अगर 20 बचा रहा है तो 80 रुपए ये खर्च कर रहा है, अगर 20 बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। ठीक है, अब उस लाइन को आप पढ़ सकते हो कि P का व्यय Q के व्यय का 60% है, यानी जो P का व्यय है वो Q के व्यय का 60% है, यानी कि 48 है। 60% आप निकालोगे, 80 का 60% है ना, ऐसा, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 संग 48 है ना। तो चलो 48 आ गया। तो अब देखो 150 में से 48 अगर आप क्या खर्च कर रहे हो तो आपके पास बचत कितनी हो रही है, 102 की बचत हो रही है ना। तो P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है आपको ये बताना है। तो अब देखो बचत उसकी है 102, बचत कितनी है, बचत है 102, किस पर, 150 पर, है ना। तो 100% क्या, 0 से ये 0 कैंसिल, उसके बाद आप कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 3 का 9 और 1 हासिल, 4 3 12, यानी 34 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 68%। ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी, 68% वो बचाता है ना। अगर आप 150 का 68% निकालोगे तो 102 ही आएगा, है ना। तो आपको ये बताना था कि P अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो आपको पता था कि 102 बचाता है, लेकिन हमें इसे परसेंट में बदलना है। तो 102 बचाता है, किस पर बचाता है, 150 पर, तो 100% क्या, 68%। ठीक है भाई, आप समझ गए बात। चलिए आगे बात करते हैं 9वें नंबर पे, यानी कि हम चलते हैं 98 पे। चलो 98 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ पे फिर से एक टाइप चेंज हुआ है, टाइप नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं। मनोज ने अपनी आय का 25%, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करें। मनोज ने अपनी आय का 25% अपने बेटे ए को और एक निश्चित राशि अपने बेटे बी को देने का फैसला किया। देखो यहाँ पे एक बेटा उनका ए है, एक बेटा है उनका बी। ए को वो दे रहे हैं 25%, ए को कितना देंगे, 25% देंगे। ठीक है, 25%। और अपने बेटे बी को देने का, कुछ निश्चित राशि कुछ देने का फैसला किया। यदि उसने बी को रुपए 2208 दिया
कितना दिया, 2208 दिया, जो कि निर्धारित राशि का 92% है। यानी जो उन्होंने निर्धारित किया है कि हम बी को इतना देंगे, उन्होंने पूरा नहीं दिया, उसका 92% दिया उन्होंने। कितना, 92%। तो अगर ये 92% की वैल्यू है तो 100% इसका क्या होगा, आप निकाल लो, है ना। तो 92 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 9 से, तो कितने बार जाएगा भाई, 9 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 2 बार अगर जाता है तो आ जाता है 180, है ना। बचता है आपके पास 40, 408। तो कितना आएगा, अगर हम 4 का करें, अगर हम 92 गुणे 4 करें तो 4 दूना 8 और 9 को 36, 368। ठीक है, बताओ भाई। तो क्या ये 4 बार डिवाइड हो रहा है क्या, एक सेकेंड, 92 का 2 गुना, है ना, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 हुआ। तो आप 220 में से 184 घटाओगे तो 6, उसके बाद यहाँ पे बचा 21 में से 18 जाएगा तो 3, 36। ठीक है ना। हमारा कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये 24 बार। कितने बार, 24 बार, यानी कि 2400। यानी उन्हें कितना बी को देना था, 2400 रुपए देना था। बात आप समझे कि नहीं। यानी उन्होंने क्या बोला, मनोज ने अपनी आय का 25% अपने बेटे ए को, ठीक है, ए को 25% वो देगा, और बी को क्या किया है, उसने देने का कुछ निश्चित राशि देने का उसने फैसला किया है कि हम इतना देंगे, उसको निश्चित राशि देंगे, परसेंट नहीं देंगे। ठीक है। यदि उसने बी को रुपए 2208 दिया, जो कि निर्धारित राशि का 92, यानी उसने जो उसको निर्धारित किया था देने के लिए कि हम बी को इतना देंगे, उसने पूरा नहीं दिया, उसका 92 दिया, तो हम उसका 100 तो निकाल सकते हैं ना। अगर ये 92 की वैल्यू है 2208, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2400। 100 की वैल्यू 2400, यानी उसको कितने, बी को 2400 रुपए मिलने हैं। ठीक है ना, 92 है, और ए को दी गई राशि से 1542 कम है। यानी देखो जरा, ए को जितनी राशि देनी है उससे क्या है, ये जो दिया है इसने 2208 दिया, जो कि निर्धारित राशि का 92 है, और ए को दी गई राशि से इतने कम है। कितने कम है, यानी हम क्या करें, अगर हम 2208 में से वो 1542 जोड़ दें तो ए को देने वाला आ जाएगा, क्योंकि ये कम है, जो बी को दिया गया है वो ए से 1542 कम है। यानी अगर हम बी को जो दिया गया है, ये 2208 फिलहाल जो दिया गया है, उसमें अगर हम 1542 जोड़ दें तो ए का हमें मिल जाएगा 8 2 10 0 4 1 5 5 2 7, यानी 3750 रुपए हमें किसको देने हैं, ए को देने हैं। 3750 रुपए किसको मिले हैं, ए को मिले हैं, है ना। 8 2 10 0 4 1 5 5 2 7 2 1 3, यानी 3750 मिले हैं, जो कि 3750 25% के बराबर है, क्योंकि ए को 25% ही मिला है, ए को 25% मिला है ना। बस हमसे ये बोला गया कि ए को जो दी गई राशि है, वो ए को दी गई राशि से 1542 कम है जो बी को दिया गया है। तो हमने बी वाले में 1542 जोड़ा तो हमें ए का मिल गया कि कितना है, वो 3750 है। तो अगर हम इसका 100% निकालें तो 3750 में से अगर ये 25 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या, तो 25 से 4 बार कैंसिल हुआ, 25 चौके 100, तो इसका अगर आप 4 गुना करते हो तो 0, 5 चौको 20 के लिए 0 2, 7 चौको 28 और 2 0 30, 4 3 12 और 3 15, कितना आया, 15,000 आ गया। यानी अब देखो यहां से हमें क्या मिल गया, ये टोटल है, ये क्या है, ये टोटल हिस्सा है जो मनोज के पास है। क्या है, मनोज के पास है। क्यों है, क्योंकि देखो मनोज ने अपनी आय का 25% अपने बेटे ए को दिया है। इस बात को पकड़ो, 25% उसने ए को दिया है। तो अगर हम इस 25% की वैल्यू निकाल लें और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दें तो मनोज की आय आ जाएगी, है ना। हमने वही किया कि बी को दिया उसने 2208, जो कि ए से 1542 रुपए कम था, तो हमने इसमें 1542 जोड़ा तो हमें ए को दी गई राशि मिल गई कि 3750 है। ए को कितना दिया उसने, 3750 दिया, जो कि 25% के बराबर है। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दे तो मनोज की आय मिल जाएगी, क्योंकि मनोज ने अपनी आय का ही तो 25 दिया है, उसमें 100 करा देंगे तो मनोज की आय मिल जाएगी। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कराया तो मनोज की आय
1000 मिल गई। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, तो क्या मनोज ने अपनी कुल आय का प्रतिशत अपने बेटे बी को देने का फैसला किया। यानी कि मनोज अपने बेटे बी को कितना परसेंट देने का फैसला किया है। तो देखो जरा आप इस बात को समझो यहाँ पे कि मनोज ने एक राशि फिक्स की है, किसको, बी को देने के लिए। उसको परसेंटेज देने का फिक्स नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं बोला, उसने एक राशि देने का फिक्स किया था और उस राशि का उसने 92% दिया था। तो जब हमने उस राशि को निकाला तो बी को मिलने वाला हिस्सा कितना है, 2400 है। तो अगर 2400 जो है ये 1500 में से जाएगा, 15,000 में से, है ना, जाएगा, तो आपको 100% का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 1 2 1 2 और ये 1 0 3। ठीक है, तो कितने बार, 15 1 कम 15, बचा कितना 9, तो 15 6 का 90 यानी कि 16%। तो बी को कितने परसेंट देने का उसने मन बनाया है, 16% देने का। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसानी से ही आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मनोज ने अपनी आय का 25% बेटे ए को दिया। ठीक है, 25% दे दिया और एक निश्चित राशि देने अपने बेटे बी को देने का फैसला किया है कि हम बी को इतनी राशि देंगे, फैसला किया है। यदि उसने बी को रुपए 2208 दिया जो कि निर्धारित राशि का, यानी जो उसने निश्चित किया उसका 92 है, बात समझना, तो उसका हमने 92 निकाला। अगर निर्धारित राशि का 92 है तो अगर ये उस वैल्यू जिसका ये 92 हमने 92 से भाग दिया, 100 का मल्टीप्लाई कराया तो 2400 है, यानी बी को कितना मिलना है, बी को मिलना है 2400, ये उसने फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर बोला ए को दी गई राशि से 1542 कम है, जो उसने फिक्स किया था, यानी कि ये जो है जो 92% दिया, ये 1542 कम है ए से, हमने 1542 जोड़ दिया तो 3750 आ गई, जो कि ए को मिला है। और ए को कितना मिला है, 25%, यानी ये 25 की वैल्यू है तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मनोज का टोटल आ जाएगा। मनोज का टोटल आ गया 15,000। अब वो 15,000 में से 2400 रुपए देने का उसने इरादा बनाया है बी को, तो 2400 वैल्यू वो देगा। 15,000 में 2400 जा रहा है तो 100% कितना, 16%। बात आप समझ गए, यानी 16% वो क्या कर रहा है, बी को दे रहा है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। हम टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई दोस्त, ठीक है, चलो 98 नंबर हो गया, चलते हैं आगे 99 नंबर पे। ठीक है, हम परसेंटेज के 99 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से करिएगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और करिए। शिव का मासिक वेतन 75,000 है, वह घरेलू सामानों पर 12,000 रुपए, LIC और इतने में 14,000 रुपए, अपने बच्चों की शिक्षा में 15,000 खर्च करता है और फुटकर खर्चों के लिए वो 10,000 रुपए रखता है। उसकी बचत इतनी है, वह शेष राशि एक अनाथालय को दान देता है। तो देखो एक चीज आप करो कि उसके पास टोटल जो है वो कितने हैं, 75,000 रुपए है भाई, टोटल उसके पास 75,000 है। तो ये जो उसका खर्चा है इसको जोड़ के आप घटा दो, तो जो शेष बचेगा उसी का बस आपको प्रतिशत बना देना है, बस हो गया। क्योंकि उसने यही बोला है कि वह शेष राशि अनाथालय को दान देता है, तो उसकी आय का प्रतिशत जो वह दान करता है, जो वो दान कर रहा है उसका प्रतिशत बताना है बस। तो एक चीज जरा देखो आप कि ये 14,000 और ये 21, ये 14 और ये 21 कितना हो जाएगा, 2 1 3 यानी 3500। 3500 में अगर आपने 15 जोड़ा तो 35 और 15 हो गया 50, 50 और 10 हो गया 60, 50 और 10 60, 60 में से अगर आपने 12 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 62, 62 हुआ ना। ठीक है, एक बार और जोड़ो जरा। ठीक है, ये है हमारे पास 14 और ये 21, 2 1 3 4 1 5 यानी ये 35,000 बन गया। ठीक है, 35,000 में अगर आपने 15,000 जोड़ा तो ये 40,000, 40, ठीक है, नहीं 50 हुआ ना, 50, हाँ 50 और ये 10 60, 35 में से अगर आप 15 जोड़ते हो तो 50 होता है। ठीक है, 50,000, 10,000 ये 60,000, 12,000 ये 72,000, यानी कि उसने कितना दे दिया, 72,000 रुपए तो उसका खर्चा हो गया। तो इसमें से आप 72,000 घटा दो, है ना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये 3, यानी 3,000 रुपए उसके पास बचे हैं। और वो वही बचे हुए जो शेष है, शेष राशि एक अनाथालय को दान करता है। तो उसके वेतन इतनी थी
खर्च इसका इतना था, बचा 3, ये उसके पास शेष है और यही वो दान करेगा, यानी कि वो 3,000 रुपए दान करेगा, किसमें से, 75,000 में से। तो इसका परसेंट बनाना है, परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, एक 2 जीरो से ये, 1 जीरो से एक ये जीरो, आप 75 के इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 75 का ये 4 गुना है, 4%। ठीक है ना, 5 चौक 20, 0 2, 4 तियां, है ना, और 7 चौक 28, 28 और 2 30, है ना, 75 का वो 4 गुना है, यानी 4%। उसने कितना दान किया है, 4% अपनी राशि का दान किया है। बात आप समझ गए? ठीक है, अगर आप 75 का 4% भी निकालोगे तो वही आएगा, है ना, अपनी राशि का उसने 4% ही दान किया है। देखो जरा, 75 का 4 गुना कितना होता है, 75 का 4 गुना 300 होता है, और 1 जीरो और है, 3,000 रुपए उसने दान किए, बात तो सेम ही है। ठीक है, चलो, बात आप समझ गए, उसका खर्चा हटा दो, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 100, 100, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ, 100 पे आ जाओ। चलो 100, 100, 100, क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी इस चैप्टर की। चलो, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे व तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतने रुपए शेष बचे तो उस व्यक्ति के अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। बहुत, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखो इसको साथ साथ करते चलना। देखो प्रारंभिक राशि के साथ, किस राशि के साथ उसने शुरू किया, हमें ये, तो हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपए से शुरू किया। हमने माना कि उसने 100 से शुरू किया, ठीक है। और एक बात को समझो, पूंजी के साथ, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया तो हमने वो मान लिया ये निश्चित पूंजी 100 है ना। पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ अर्जित किया, यानी 100 का 60%, यानी उसने 60% का लाभ अर्जित किया, तो उसके पास कितना हो गया, 160 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया 160? ठीक है। कुल पूंजी का 50% वो दान कर दिया, इसका उसने 50% दान कर दिया, यानी 160 का आधा कितना हो जाएगा, 80। 80 रुपए उसने दान कर दिया तो उसके पास बचा कितना, यहां से -80 कर देते तो 80 रुपए उसके पास बचा। अगर हमने 100 रुपए से कोई मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 60% का लाभ हुआ तो 160 हो गया। बात को समझना। फिर क्या हुआ, हम उसका आधा दान कर दे रहे हैं तो 160 का आधा 80 ही तो होता है। 80 रुपए हमने दान कर दिए तो हमारे पास 80 बचा। और फिर क्या होगा कि आगे उसने दूसरे व तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया की है, यानी सेम प्रक्रिया। अब उसके पास बचा है 80 रुपए, इसमें से फिर वो 60% कमाएगा, यानी इसका 60% हो जाएगा 48। ठीक है, इसमें 48 जोड़ोगे तो 8, 8 4 12, यानी 128। 128 रुपए उसने फिर कमाए। ठीक है, सेम प्रक्रिया करनी है भाई। जो बचा दान करने के बाद उसमें फिर वो 60% का लाभ कमाएगा। तो 80 का 60% अगर आप निकालने जाओगे भाई मेरे, तो 80 का 60% क्या हो जाएगा, 48 ही होगा। तो 80 में से आपने 48 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 4 12, 128 हो गया। अब इसका वो 50% दान कर देगा तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 64 होगा क्या? इसका 50% 64 होगा। 100 का आधा 50 और 28 का आधा 14, यानी 50 और 14 64। यानी उसने क्या किया है, फिर से उसने क्या किया है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखते चलते, नहीं भूल जाएंगे। क्या लिखते हैं कि ये उसका पहले साल का है, फर्स्ट ईयर, है ना। अब ये उसने सेकेंड ईयर में किया, जो भी किया दूसरे साल का है ना, ताकि हमें पता रहे, कंफ्यूज ना हो हम लोग। ठीक है भाई, चलो बताओ। पहले साल का काम हो गया, 80 बचा, उसमें से फिर उसने 60% कमाया, 128 किया, फिर 64 कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे साल पे उसके, यानी उसके पास 64 रुपए है। अब इसमें फिर वो 64 का 60%, आप अगर 64 का 60% निकालोगे तो 64 का 60% कितना आएगा, 2 से काट दो 3, 2 से काट दिया 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, ठीक है। और इधर 2 हासिल का 1 हासिल का, तो 5 दूनी 10, बचा 4, 0.0845, 100 कितना आया ये 12.8 और इंटू में 3 है
ठीक है, इंटू 3 करो, तो 8 3 का 24 का 4, 8 3 का 24 का 4 और 12 3 36, 36 और 2 38, एक अंक बाद यानी 38.4, 38.4 आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो 64 में उसने 60% कमाया, तो 64 का 60% कितना हुआ 38.4, तो इसको आप 64 में जोड़ोगे, क्या करोगे 38.4 को जोड़ोगे, तो 0.4, 8 4 12 के लिए 2 6 3 9 1 10 102, यानी इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने प्लस का 38.4 का लाभ कमाया है, तो उसके पास 102.4 रुपए हो गए हैं। अब इसका वो 50% दान करेगा, इसका क्या करेगा वो, इसका वो 50% दान करेगा। तो 102.4 का अगर आप 50% निकालते हो तो 101.2 होगा क्या, नहीं 51.2 होगा क्या, है ना, 100 का आधा 50, इस 2 का आधा 1 यानी 51, इस पॉइंट का आधा 2, है ना 51.2। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, माइनस करेगा 51.2, तो उसके पास बचा कितना 51.2, ये उसके पास बचत हुई है। बात को समझो जरा, ठीक है। चलो आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो इतने पे आपको दिख जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक निर्धारित रुपए, है ना, यानी कि क्या किया उसने 100 रुपए से पूंजी की और वो पहले वर्ष 60 रुपए का लाभ कमाया, उसने 160 हुआ, 80 यानी 50%, तो 80 का घाटा हुआ उसको, 80 रुपए उसने दान कर दिया, 80 बचा, ठीक है। अब वो दूसरे साल के लिए उसके पास 80 रुपए, फिर उसने 60% का जो है लाभ कमाया यानी 48, फिर से प्लस हुआ तो 128 हो गया, फिर 50% यानी कि 64 रुपए उसने दान किया, तो उसके पास 64 बचा, कितना बचा उसके पास 64 बचा उसके पास, ठीक है ये। तो अब तीसरे साल में वो इंटर करेगा, तो इसका 64 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 38.4 आता है, यानी 102 रुपए उसने कमाए, 102.4, उसका 50% यानी 51.2 दान कर दिया तो 51.2 बचा, है ना। तो 3 वर्षों के अंत में उसके पास शेष कितना बचता है 15,360, जबकि हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 51.2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हमारे पास बच रहा है, देखो इनके कहने का मतलब है कि वो था हमारे पास 15,360, जबकि हमारे हिसाब से वो है 51.2। तो उसने, उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितने पे शुरू किया, यानी 100%, क्या, तो 100%, ठीक है। एक इस पॉइंट से ये कट जाएगा क्या, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जरा, 12 3 36 और 5 3 15, यानी इसका 3 गुना है क्या, सॉरी ये इससे कटेगा नहीं, जीरो है ना, एक जीरो बढ़ेगा यार, ठीक है। देखो जरा एक जीरो क्या होगा यहाँ पे, एक जीरो बढ़ेगा, यानी ये 100 है, ये पॉइंट हट के ऊपर जीरो जाएगा और ये 100 ऊपर, ये तो 1000 होगा, ठीक है भाई। और ये 512 से 15 36 3 बार कटेगा, 12 3 36, 5 3 15, ठीक है। यानी कि आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 30,000 रुपए, उसके पास 30,000 रुपए थे। बोलो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस हमें मानना पड़ा क्योंकि हमें पता नहीं था उसने कितने रुपए से स्टार्ट किया, बस उससे हमें ये पता था उसके पास बचे कितने 15,360। तो हमने एक दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं हम 100 मान लेते हैं, परसेंटेज है कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 100 माना, 100 रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 60 का उसने लाभ किया, 160 हुआ, उसका आधा उसने बांट दिया, 80 बांट दिया, 80 बचा, फिर उसका 60% उसने कमाया, फिर उसका 50 बांटा, फिर उसका 60 कमाया, फिर 50 बांटा, तो बचा उसके पास 51.2, और जो कि इनके हिसाब से 51.2 की वैल्यू 15,360 थी, तो 100% क्या हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे 101 नंबर पे चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां से हम आ जाओ। यहाँ पे राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है, वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है यदि उसकी बचत इतनी है। अब देखो ये एक क्वेश्चन उस टाइप का जो हमने पहले किया है, देखो आपको अभी याद आएगा क्या है ये, कि अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है, यानी 30% वो खर्चा कर देता है, तो बचता उसके पास कितना है 70%, बचता कितना है उसके पास 70%, ठीक है। फिर वह शेष आय का 30% फिर से खर्चा करता है, तो फिर उसके पास कितना बचा 70% बचा, ठीक है। और इन सब के बाद उसके पास शेष राशि बचती है 26,460। तो हम मान लेते हैं, हमें ये नहीं पता उसके पास कितने थे,
है ना, उसके पास बचत हुई है 70% का मतलब होता है 7/10 शेष राशि, और ये इसका मतलब भी होगा 7/10 जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 26,460 के, बराबर है 26,460 के। बात को ध्यान से समझना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 26,460 मल्टीप्लाई, ये 10 ऊपर जाएगा, ये भी 10 ऊपर जाएगा, ये 7 नीचे, ये 7 नीचे, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी। क्या आएगी, बचत आ जाएगी। बात समझ रहे हो। तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च उसका कितना होगा। तो देखो अगर उसने बचत इतने की है, तो अब हमें निकालना है कि भोजन और कपड़ों पर मिलाकर उसका खर्च कितना होगा। तो देखो जरा हमें यह पता करना पड़ेगा कि उसने भोजन और कपड़ों पर कितना खर्च किया है। तो देखो भोजन और कपड़े इन दोनों का खर्च हमें निकालना पड़ेगा। तो भोजन पर तो हमें पता है कि भोजन पर उसने 20% खर्च किया है, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन शेष आय का वो 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। देखो अगर उसके पास 100 रुपए थे, 100 में से 20 उसने क्या किए, 20 उसने खर्च कर दिए भोजन पे, तो उसके पास बचे 80, नहीं 20 नहीं खर्च किए। देखो उसके पास 100 रुपए थे, 100 में से 10 और 20 ये 30 उसने खर्चा किया है, तो बच रहा है उसके पास 70, है ना। बचा उसके पास कितना, 70। अब ये जो 70 बचा है उसके वो 30% के कपड़े खरीद रहा है, यानी अगर हम 70 का 30% निकालें तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी वो 21% जो है कपड़ों में खर्चा कर रहा है। बात आप समझ गए। टोटल कितना खर्चा है, 41% का खर्चा है। यानी हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास उसके पास शेष राशि आ जाएगी, है ना। और अगर हम इसका 41% निकाल दें तो वो हमारे पास भोजन और कपड़ों का खर्चा आएगा। बोलो भेजे में दिमाग में बात आपके घुसी कि नहीं घुसी। हमने तो ये उसका शेष राशि का कैलकुलेशन कर लिया कि भाई हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास शेष राशि आएगी। लेकिन अगर हम इसमें 41% का मल्टीप्लाई करा दें, अगर हम इसका 41% निकाल दें 41/100, तो ये हमें क्या निकल के आएगा, जो बचत का अगर हम 41 निकालें तो वो उनका खर्चा निकल के आएगा भोजन और कपड़े का। तो भोजन का खर्चा तो दिख रहा था कि 20% है, साफ साफ बोला था कि यातायात का 10 है, भोजन का 20 है। लेकिन कपड़े का क्या था कि जो शेष बचा उसका 30% था। तो देखो 10 और 20 तो हमने माना कि 100 रुपए थे, 100 में से 30 उसने खर्च कर दिए, तो बचे उसके पास कितने, 70। इस 70 का वो 30%, यानी 70 का 30% 21, यानी कि 21% वो कपड़े में खर्च कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 7 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 7 त्रिका 21, ठीक है। बचा हमारे पास कितना, 5, तो 5 बचा, तो 7 सते 49, 49 बचा हमारे पास फिर से 5, तो 8 सते 56, इतना आया। फिर इस 7 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो 7 पन्ना 35, बचा 2, 7 चौको 28, 540 आया, है ना, 540। यानी अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे भाई, हमने डिवाइड किया तो 540 और इंटू में है ये 41, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो 0 आएगा। 41 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16। देखो 41 मल्टीप्लाई 4 करो तो 4 एकम 4 चौको 16, यानी 4 यहाँ पे आएगा, 16 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 41 में हमें 5 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 205, 205 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1, और 1 1 2, और ये 2, 42 140, 42 140, मतलब 22 140, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलो बात आपको समझ में आ गई। चलिए जिन्हें नहीं आई एक बार फिर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। 102 नंबर पे, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन इतना था, उसने वेतन में पहले वर्ष और दूसरे वर्ष इतना क्रमशः किया तो इतना हो गया। चलो आ जाओ, इसको देखो, इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है,
चलो देखो उसका वेतन कितना था, 45,000। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी 110, 100। दूसरे वर्ष A% की, तो हम क्या करते हैं 100 में से A कर लेते हैं। तीसरे वर्ष कितने की वृद्धि होती है, 20 की, 120 बटे में, इसको थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था। आ जाओ थोड़ा हम इसको इधर से लिखते हैं। कितना है ये, 45 का 10% बढ़ेगा, 110 अपॉन में 100, फिर A% बचेगा, बढ़ेगा तो 100 प्लस का A अपॉन में 100, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बढ़ेगा, 20, तो 120 अपॉन का 100, 120% बराबर। ये सब किसके बराबर है, रमन का वर्तमान वेतन हो जा रहा है 83,160, और यही तो होगा भाई, क्योंकि उसका वेतन पहले 45 था, फिर 10% बढ़ा, फिर A% बढ़ा, तो उसका वेतन अब 83,160 है। ठीक है, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, तो हम क्या करेंगे, एक एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, इसको हम लिख लेते हैं, या हम इसको 11 से एक बार कैंसिल करें क्या, चलो इसको हम 11 से अगर कैंसिल करते हैं तो 11 सत्ते 77 होगा, ठीक है। 6 बचा, इधर 61 हो गया, तो 11 पचे 55, फिर 6 बचा, तो 11 छके 66, इतना आ गया क्या, ठीक है। अभी हम इसको 15 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, बताओ भाई, ठीक है। 15 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, हमने जीरो से 2 जीरो ये उड़ा दिए, 1 जीरो से हमने इसको उड़ाया, 1 जीरो से हमने उसको उड़ा दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अगर हम क्या करें, अगर इस 1 जीरो को हम रहने दें अभी फिलहाल के लिए, है ना, इस 1 जीरो को हम फिलहाल के लिए अभी रहने देते हैं, इसको यहाँ से नहीं हटाते हैं, तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जीरो हमारा अभी है, इसको हमने हटाया नहीं है ना, तो इसको लिखे रहना आप। चलो, अब हम अगर 15 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 15 से 3 बार कैंसिल होगा, और 15 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, तो 15 पना 75, जीरो, और 15 चौको 60, ठीक है। फिर हम अगर 3 से इसको कैंसिल कर दें, तो कितने बार, 3 एकम 3, बचा 2, है ना, तो 6 त्रिक 18, बचा 2, 8 त्रिक 24, 168 है, ठीक है। चलो, तो अब हमारे क्या पास क्या बच रहा है, इधर हमारे पास अभी बच रहा है 100 प्लस का A बच रहा है, फिर यहाँ पे हमारे पास बच रहा है इंटू में 12, और बराबर में ये क्या बच रहा है 168, और ये उधर जाएगा तो 2 जीरो बच जाएंगे क्या, ठीक है। और ये 12 हमारा बटे में जाएगा, तो 100 प्लस का A बराबर में 168। अच्छा, अभी देखो जरा, एक चीज गड़बड़ हुई है यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे 3 जीरो है ना, इसीलिए 1 जीरो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 45,000 है, हमने 4500 लिखा, इसलिए 1 जीरो गड़बड़ हो रहा था। तो आप क्या करना, इस जीरो से इस जीरो को हटा देना, तो आपके पास एक ही जीरो बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 जीरो आएगा, वो कौन सा आएगा, यहाँ पे ये, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो आ गया, अपॉन में आएगा 12, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे 12 से, तो 12 एकम कितना होगा, 12, ठीक है। तो बचा कितना, 12, बचा हमारे पास 4, 12 चौको 48, 140 हो गया, यानी कि 100 प्लस A बराबर 140 आया, तो A बराबर कितना आ गया, 40। A बराबर कितना, 40, डी नंबर आपका आंसर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना था, बस हमको इसको सॉल्व करना था। 45,000 थी वेतन उसकी, 10% बढ़ी तो हमने 110 बढ़ा दिया, फिर A% बढ़ा तो 100 प्लस A बढ़ा दिया, 120, 20 बढ़ा तो 120 कर दिया, और अब वर्तमान में ये 83,160 के बराबर, तो बस हमने उसको कैलकुलेट किया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे 103 नंबर पे, 103 नंबर बात करते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन इतना है, ठीक है। एक व्यक्ति का क्या है,
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 16,000 रुपए था, वह 2 व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च करता है, खर्च पी का टी। और चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको आपको होमवर्क में देते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेना, हम इस क्वेश्चन को कल समझ लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन को हम लोग कल समझेंगे। क्लास आपकी लगभग 1 घंटे की हो चुकी होगी, काफी टाइम हो जाएगा, ये काफी लंबा है। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन भी काफी लंबा है ना। इसमें बोला क्या है कि पहले वर्ष में पी का टी, और है ना, थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, कर लेना कर पाओ तो। पी कर है, टी है, ठीक है। शेष धन उनकी बचत पी आय का 50% था, ई पी का इतना है, टी का इतना है। और उसके बाद अगर उसका वेतन 30% बढ़ा दिया जाए तो देखो, पहले इसका वेतन 100 मान लेना, 100 मान के इन सारी चीजों को कर लेना, फिर उसके वेतन में 30 की वृद्धि कर लेना, 130 कर लेना, तो फिर ये जो बोले उस हिसाब से कर लेना। तो दोनों बचत है ना, तो सेविंग्स कुछ आएंगी दोनों, वो सेविंग्स जो आएंगी उसका आप निकाल देना 16,000 में, नीचे उन सेविंग को रख देना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम कल करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।